हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। देखिए, काफ़ी टाइम से कुछ मेंबर्स ये कह रहे थे कि मेंस पीआईक्यू को कैसे सॉल्व करें, इसके लिए कौन सी बुक लें और क्या सही रहेगा क्या नहीं, इसको लेकर के एक वीडियो बना दीजिए। तो उधर मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, हालांकि अभी भी मैं घर पे हूँ नहीं, इस वजह से थोड़ा सा वीडियो हैम्पर हो जाती है कई बार। 3-4 दिन से मैं घर पे हूँ नहीं, घर के बाहर हूँ, कहीं दूसरी जगह हूँ, वहाँ से लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब यहाँ पे कई जहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे 2-3 बच्चे हैं। अब ये जब भी लैपटॉप खोलो आके बैठ जाते हैं। उसके अलावा ये लोग कभी कभी क्या करते हैं, तो मेरे मोबाइल के पूरे डेटा ये लोग खा जाते हैं। खैर, उसको छोड़िए, हो सकता है कि कल तक मैं घर आ जाऊँ। तो यहाँ पे आप थंबनेल से देख सकते हैं कि हम इस वीडियो में किसके बारे में बात करने वाले हैं। एक्चुअली मेन पर्पज इस वीडियो को बनाने का यही है कि हम इस वीडियो में मेंस के पीवाईक्यू के बारे में बात करने वाले हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इसको कवर कहाँ से करें, इसके लिए कौन सी बुक लें, सॉल्व लें कि अनसॉल्व लें, ये सारी दिक्कतें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो अगर कोई ये जानने के लिए आया इस वीडियो में कि आंसर राइटिंग कैसे करें, तो भैया माफ करिएगा, आंसर राइटिंग के बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करने वाले। मतलब थोड़ी बहुत हिंट देंगे, लेकिन आंसर राइटिंग के ऊपर फोकस करके ये वीडियो नहीं बनाई गई है। मेंस पीवाईक्यू के ऊपर फोकस करके ये वीडियो बनाई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के बारे में। उसके पहले हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट चीज को मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप ये देखिए कि 8:28 पे ये पोल आपको दिया गया था यहाँ पे वोटिंग करने के लिए, और अभी टाइम हो रहा है 12:23 जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तब तक यहाँ पे 15 लोगों ने इसको देखा है, और वोटिंग का क्या है, तो 6 लोगों ने इस पर सिर्फ वोट किया है। यानी जिसने देखा है उसका 50% लोगों ने भी इसमें वोट नहीं किया है। तो ये मेरे लिए कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आप यूपीएससी का इतिहास उठा के देखिएगा तो उसका भी कुछ यही हाल है। 10 लाख बच्चों के आसपास फॉर्म पड़ता है, 5 लाख के आसपास प्री में बैठते हैं, उसमें से सिलेक्शन कुछ हजार बच्चों का होता है, और वही जाके मेंस लिखते हैं। उसके बाद इसे छड़ते छड़ते लास्ट में आप देखेंगे 1,000 से भी कम बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो वो 6 बच्चे यही हैं जिनका सिलेक्शन होने वाला है ना, अंततः है वो 6 बच्चे यही हैं। आप खुद सोचिए ना, आपका ना तो यहाँ पे नाम दिखा रहा है, ना तो आपकी एज दिखा रहा है, ना तो आपका एड्रेस दिखा रहा है, ना आप मेल हो या फीमेल हो ये दिखा रहा है, मतलब कुछ भी आपकी एक भी आइडेंटिटी नहीं दिखा रहा है। उसके बाद भी आपको टच करने में सिर्फ 3 सेकंड लगेगा, आपको टच करने में, उसमें आपको दिक्कत हो रही है। आप यहाँ पे टच नहीं कर पा रहे हो। चाहे यहाँ पे टच करिए, आपको नहीं चाहिए तो नो पे करिए, अगर आपको चाहिए तो यस पे करिए, लेकिन आप वो दोनों नहीं कर पा रहे हो। वहीं 3 घंटे हम रील्स देखते हैं, इंस्टाग्राम चलाएंगे, एफबी चलाएंगे, यूट्यूब चलाएंगे, तब हमें दिक्कत नहीं होती। और यहाँ पे टच करने में सिर्फ आपको अपनी स्क्रीन टच करना है, सिर्फ 3 सेकंड लगेगा, उसमें हमें दिक्कत होती है। तो भैया टाइम मत बर्बाद कीजिए आप अपना। बुरी लग रही होगी मेरी बात, अभी लगेगी, आज के 4-5 साल बाद जब आप जाकर पीछे मुड़ के देखेंगे ना, तो आपको बहुत अफसोस होगा। तब लगेगा कि कोई था जो बोल रहा था और सही बोल रहा था। अगर आपको ये लगता है कि आपको नहीं पढ़ाई करनी, आपका मन नहीं लगता, तो घर वालों को अच्छे से बोल दीजिए प्यार से कि देखिए मेरा मन इसमें नहीं लगता, मुझे ये करना है। घर वाले 1 महीने 2 महीने नाराज रहेंगे, फिर वो एक्सेप्ट कर लेंगे, मान जाएंगे, क्योंकि घर वाले बहुत अच्छे होते हैं, माँ बाप बहुत अच्छे होते हैं, वो एक्सेप्ट कर ही लेंगे। उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, वो अपने बच्चे को कभी मार के भगाते नहीं है। लेकिन इस तरह से माँ बाप के विश्वास के साथ खिलवाड़ मत कीजिए यार। आपके ऊपर हजारों लोग की उम्मीद टिकी कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, और आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे वोटिंग नहीं कर पा रहे हो, जहाँ पे आपकी कोई भी आइडेंटिटी नहीं दिखाई रही है। और आप सोचिए, कल का आप डीएम बनने वाले हैं, पूरा एक जिला संभालने वाले हैं, हजारों लोगों की जिंदगी आपके हाथ में है। मतलब आपके एक फैसले से हजारों लोग की जिंदगी बन सकती है, आपके एक फैसले से हजारों लोग की जिंदगी बिगड़ सकती है। और आप इतने लापरवाह हैं कि 3 सेकंड लगता है टच करने में, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। चलिए एक पल के लिए मान लिया जाए कि आपको आईएएस ऑफिसर बना दिया गया, तो क्या आप उस पोस्ट के साथ जस्टिफाई कर पाओगे? आप खुद से अपने आप से पूछ के देखिए, क्या आप उस पोस्ट के लिए काबिल हो, कर पाओगे आप उस पोस्ट पे? बुरा लग रहा होगा तो उसके लिए कोई माफी नहीं मांगने वाला हूं मैं आज, क्योंकि मैं इसलिए बोल ही रहा हूं ताकि आपको बुरा लगे, ताकि आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। मतलब फालतू में 3-3 घंटे रील देखना वो मंजूर है, 3 सेकंड का टाइम लगेगा आपको यहाँ पे टच करने में, वो टच नहीं कर पा रहे हो। मैं तो ये नहीं कह रहा कि आप हाँ पे ही टच करिए, अगर आपको लग रहा है कि नहीं चाहिए आपको सारी जानकारी, तो आप नो पे टच कर दीजिए। कम से कम मुझे ये तो पता चलेगा ना कि जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनका लेवल क्या है, भाई उनका लेवल नेक्स्ट लेवल का है। अगर उनको नहीं जानकारी चाहिए मेंस पीआईक्यू के बारे में, तो मेरे लिए और अच्छी बात है, मुझे ये वीडियो नहीं बनानी पड़ेगी। ये वीडियो मैं अपने लिए थोड़ी बना रहा हूँ यार, मुझे तो पता है कि क्या करना है, कैसे करना है। ये वीडियो आप ही लोग के लिए तो है, ताकि आप लोग की सहायता हो जाए। हिंदी मीडियम के रिजल्ट नहीं आने का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है, उसके पीछे वजह ये है ना कि हम मेहनत तो करते हैं, देखिए मेहनत से नहीं भागते, लेकिन मेहनत कहाँ कर रहे हैं हम ये नहीं समझ पाते हैं। मतलब हम उल्टी डायरेक्शन में मेहनत किए जा रहे हैं, फिर अब कहते हैं रिजल्ट नहीं आ रहा है, भेदभाव हो रहा है। भेदभाव होता होगा कुछ हद तक, लेकिन हमें अपने स्तर पर मेहनत करनी है ना। अगर मान लीजिए भेदभाव होता भी है, तो क्या हम तैयारी करना छोड़ देंगे? क्या आप तैयारी नहीं करेंगे? तैयारी तो करनी ही है, तो कम से कम ईमानदारी से करिए, मेहनत से करिए। अगर मान लीजिए भगवान ना करे इन फ्यूचर नहीं भी होता है, आपका लास्ट अटेम्प्ट खत्म हो गया, नहीं भी होता है, तो जब भी आप अपनी जिंदगी में पीछे मुड़ के देखिए, तो आपके मन में ये ना रहे कि काश काश मैंने मेहनत की होती, काश मैंने ईमानदारी से पढ़ाई की होती, तो आज मैं भी कहीं आईएएस ऑफिसर बना बैठा होता, आज मेरे भी पीछे 10-10 गाड़ियां घूम रही होती। ये काश शब्द मत आने दीजिए जिंदगी में। अगर तैयारी कर रहे हैं, और यही नहीं यूपीएससी की नहीं, किसी भी फील्ड में अगर आप तैयारी करें ना, तो ईमानदारी से करिए। कोई भी काम कर रहे हैं ईमानदारी से करिए, वरना छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं उसका। आज के बाद अगर कभी भी ये कोई पोल होता है या कोई ये मतलब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, तो आप उसमें पार्टिसिपेट करिए, बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करिए। क्या होगा, गलत हो जाएगा। मान लीजिए अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया तो यहाँ पे गलत हो गया,
10 बच्चे उनका सही होगा, आपका अकेले गलत हो गया तो क्या हो गया, जान चलेगी आपकी। गलत हो गया तो आपने सीखा ना कि मुझे ये पता चला कि ये वाला आंसर सही नहीं था, ये वाला आंसर सही था, उससे आप सीख रहे हो। लेकिन वो चीज आपको समझ ही नहीं आ रही यार, आप इतनी बड़ी पोस्ट पे जाने वाले हो, 1000 लोग के सामने आपको खड़े होकर बोलना है, दंगा भड़क गया आपको शांत कराना है, और आप यहाँ पे अकेले में नहीं कर पा रहे हो, एक टच नहीं हो रहा आपसे, मतलब इतनी मेहनत लगती है स्क्रीन टच करने में, दंगा कैसे शांत कराएंगे आप, कैसे 10 लोग के सामने खड़े होकर बोलेंगे, कल का विधायक आके आपको बोल के चला जाएगा, आप चुप मार के खड़े रहेंगे, अब उसका कोई जवाब ही नहीं दोगे, कैसे चलेगा। यूपीएससी की तैयारी करो यार, वनडे एग्जाम नहीं है कि कोई भी आया लताड़ के चला गया, आईएएस ऑफिसर बनने जा रहे हो, एक जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, पता है कि नहीं। बस रील्स देख देख मोटिवेट हो गए हैं कि हाँ चलो यार 10-10 गाड़ियां मिलती, चलो तैयारी करते हैं। अरे भैया करना है तो ईमानदारी से करो, वरना छोड़ छाड़ दो। और भी लोग हैं, और ये जो 10 लाख फॉर्म भरते हैं ना, इसमें से मैक्सिमम ऐसे ही रहते हैं जिनको तैयारी को लेकर सीरियस ही नहीं है। उसमें से कुछ 10,000 15,000 बच्चे रहते हैं जो सीरियस रहते हैं, जो कट ऑफ डिसाइड करते हैं, वो भी 1000 के आसपास बच्चे रहते होंगे जो कट ऑफ डिसाइड करते हैं, उनमें से बनिए, इस 1000 में से बनिए। और जो 2-3 बच्चे हैं, जो 2-3 मेंबर हैं, वो आंसर दे रहे हैं, क्या वो बेवकूफ है, मतलब उनको तैयारी नहीं है, उनको नहीं पता कि कैसे तैयारी करनी है, वो आंसर दे रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और यही रेशियो है, देख लीजिए 600 से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, उनमें से पार्टिसिपेट करने वाले 2 से 3 हैं, यही रेशियो निकलता है आफ्टर ऑल यूपीएससी के सिलेक्शन में। तो यही 2-3 बच्चे जो सिलेक्शन तक जाएंगे। एक शेर है, मंजिल मिल जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो जो घर से निकले ही नहीं। अब गलत करिए, गलती करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो घर में बैठे हैं, जो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, गलती तो उसी से होगी ना जो कोशिश कर रहा है, जो कुछ कर ही नहीं रहा है उससे क्या गलती होगी। तो उस कैटेगरी में मत जाइए कि कुछ कर ही नहीं रहे हैं। ईमानदारी से पढ़िए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखिए, और देखिए आज 1 साल की मेहनत, बल्कि मेरा तो यही मानना है कि अगर ईमानदारी से मेहनत की जाए तो 8 महीने इनफ है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, अगर ईमानदारी से तैयारी की जाए। क्योंकि अगर आप डेली भी 6 से 8 घंटे की पढ़ाई करते हो, वैसे तो घंटे देख के नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर इतना आप पढ़ रहे हो और ये इनफ है आपकी पढ़ाई के लिए भैया, 8 महीने आपके लिए बहुत हो जाएगा। लेकिन ईमानदारी से डेली पढ़िए। हम लोग क्या करते हैं, एक दिन पढ़ेंगे तो 3 दिन पढ़ाई नहीं हुई, एक दिन पढ़ रहे हैं, अगले 3 दिन कहाँ जाएगा पता ही नहीं चल रहा है, एक दिन 6 घंटे पढ़े तो लगता है आज तो हम ही हम है, अहम ब्रह्मास्मि। खैर इन सारी बातों को यहीं छोड़िए, आइए देखते हैं अपने आगे टॉपिक को। पहले हम ये समझते हैं कि जो यूपीएससी का मेंस का एग्जाम होता है, मुख्य परीक्षा जो, उसका पैटर्न क्या है, पहले ये तो समझ लें, फिर ना हम उसके पीआईक्यू के पीछे जाएंगे। तो देखिए इसमें टोटल 9 पेपर होते हैं, जिसमें से हमें 7 से मतलब होता है। वैसे तो जो प्री का पेपर होता है इसमें 2 पेपर होते हैं, एक होता है जीएस 1 और एक होता है जीएस 2। जीएस 2 को यह सामान्यतः हम सीसेट कहते हैं, ये क्वालिफाइंग होता है सीसेट, और यहाँ पे इसी से जीएस 1 से कट ऑफ बनती है हमारी, तो इसके ऊपर ज्यादा फोकस रहता है लोग का, और यहाँ पे क्वालिफाइंग रहती है सीसेट। और कई बच्चे क्या होता है सीसेट में ही फंस जाते हैं, भले से उनकी जीएस की कट ऑफ पार हो जाती है। तो हम आइए मेंस का देखते हैं। मेंस में टोटल 9 पेपर होते हैं, जिसमें से 7 पेपर हमारे कट ऑफ डिसाइड करते हैं। और 7 पेपर कौन कौन से होते हैं, तो आपको 7 पेपर यहाँ पे देखिए। पहले ये निबंध, ये भी 250 नंबर का होता है। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2, और ये 3 और ये 4, ये टोटल मिला करके 250 नंबर प्रत्येक का होता है। उसके बाद आता है भाषा का पेपर, और ये भाषा का जो पेपर होता है ये हमारे कट ऑफ में डिसाइड नहीं होता, यानी इसका नंबर हमारे एग्जाम में जुड़ता नहीं है, इसको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। ये टोटल 300 नंबर का होता है। 2 पेपर होते हैं भाषा के, एक होता है इंग्लिश कंपलसरी, यानी ये हर किसी को देना ये पेपर इंग्लिश वाला, और दूसरा होता है जो संविधान की 8वीं अनुसूची, इसमें 22 भाषाएं दी गई हैं, इसमें से कोई भी एक भाषा आप अपनी सुविधा के अनुसार चुन सकते हैं। तो इनमें से ये भी जो दूसरा पेपर होगा ये भी 300 नंबर का होगा, और ये जो इंग्लिश का पेपर है ये भी 300 नंबर का होगा। अब इसमें 25% आपको मार्क्स लाने, यानी कि 75 नंबर इसमें लाने, 75 नंबर इसमें लाने, और अगर ये 75 नंबर आप नहीं लाते हैं तो आपके आगे की कॉपियां चेक नहीं होंगी, आप मेंस एग्जामिनेशन से बाहर हो जाएंगे। तो ये मस्ट है, अगर ये नहीं आया, जैसे सीसेट है ना, अगर इसको क्वालिफाई नहीं करते तो जीएस में आप चाहे नंबर लें, आपको कट ऑफ नहीं मिलेगी, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इसी तरीके से ये भी है कि अगर आप भाषा का पेपर नहीं क्वालिफाई करते हो तो आपको मेंस में आगे, जो आप चाहे जितना अच्छा किए हो, आपको इंटरव्यू के लिए नहीं भेजा जाएगा। उसके अलावा वैकल्पिक विषय का पेपर होता है, ये भी 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट होता है और पेपर सेकंड होता है, ये भी 250 नंबर का और ये भी 250 नंबर का। कुल मिलाकर के अगर हम मेंस का नंबर देखते हैं तो उसका नंबर हो जाएगा 1750 नंबर। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका 1000 नंबर हो जाएगा चारों पेपर का, उसके अलावा यहाँ पे 500 नंबर और यहाँ पे 250 नंबर, तो 1750 नंबर। ये हमने देख लिया मोटा मोटा ओवरव्यू कि मेंस एग्जाम कैसे होता है और क्या होता है। तो अब देखते हैं हम कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों आवश्यक। उसके पहले हम यहाँ पे एक चीज देखते हैं, कट ऑफ। यहाँ पे 2020 की कट ऑफ दिखाई गई, ये प्री का हो गया, ये मेंस का, और फाइनल। हम फाइनल वाला देखते हैं। बात किया है कि जनरल के लिए तो 944 हो गया, ईडब्ल्यूएस के लिए 894 हो गया, ओबीसी के लिए 907 हो गया, एससी एसटी के लिए आप देख सकते हैं 875 876। इस तरीके से आप जिस कैटेगरी से हैं उस कैटेगरी को ध्यान में रखिएगा। ये 2020 की हो गई। उसके अलावा यहाँ पे हम देखते हैं 2021 के बारे में, ये फाइनल कट ऑफ के बारे में हम बात करने वाले। 953, 916, 910, 886, 883, इस तरीके से आप जिस भी कैटेगरी से हैं उस कट ऑफ को आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे 960 हो गया, ये 2022 का फाइनल का। 926, 923, 893, 900, इस तरीके से आप देख सकते हैं इस चीज को। अब यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करिए,
फाइनल जनरल के लिए 944, हम जनरल को मान के चलेंगे। फाइनल जनरल के लिए 953, फाइनल जनरल के लिए 960, यानी जिसका 960 नंबर रहेगा उसको ये लोग ले लेंगे। तो यहाँ पे एक चीज आप देखिए, 960 यहाँ पे हो गई, 953 यहाँ पे हो गई, उसके अलावा 944 यहाँ पे, कहीं पे भी कट ऑफ 1000 से ज्यादा गई है क्या? फुल मार्क्स कितना? 50 है, लेकिन आप देखिए कि कहीं पे भी कट ऑफ 1000 से ज्यादा गई है। जो फाइनल कट ऑफ है, यानी कि जो लास्ट वाली है, जो टॉपर्स होते हैं ना, उनका भी 1050 नंबर ही आता है। मतलब 1050 हो गया, 1100 हो गया, 1100 से होते हैं फर्स्ट रैंकर। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनका ऐसा नंबर आता है। तो यहाँ पे हमें इनसे नहीं मतलब है, जो फर्स्ट रैंक आती है। यहाँ पे आप ये देखिए कट ऑफ, तो यहाँ पे 1000 कट ऑफ नहीं गई है, जो फाइनल कट ऑफ होती है, लास्ट कट ऑफ होती है। अगर आपका 900 950 नंबर है, 950 प्लस नंबर है, तो बहुत हद तक संभावना है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर इस हिसाब से देखते हैं हम 2020 में, आपका 950 नंबर है तो आपका सिलेक्शन हो जाता है किसी ना किसी पोस्ट पे। इसी तरीके से यहाँ पे भी 953 बना हुआ है जनरल के लिए, तो अगर यहाँ पे 950 से ज्यादा नंबर रहता, मान लीजिए 955 नंबर रहता, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। वही हाल यहाँ पे भी है। ये चीज मैं आपको कट ऑफ क्यों दिखा रहा हूँ? कट ऑफ इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप इस चीज को रिलेट करिए कि जो विगत वर्षों के प्रश्न पत्र वो आवश्यक क्यों हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं। मेंस का फुल मार्क है 1750, यहाँ पे लास्ट कट ऑफ बन रही है, हम 950 अप्रॉक्स मान लेते हैं, चलिए 960 मान लेते हैं, क्योंकि एक जगह 953 भी गई है, तो हम यहाँ पे 960। उसके अलावा जो इंटरव्यू होता है ये 275 नंबर का होता है, ठीक है। अब मान लीजिए 1750 में से आप 1000 नंबर लेके आ गए और आप जाते हैं इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में आपको 0 नंबर दे देता है, चलिए मान लीजिए 0 नंबर दे दिया, ठीक है, मैं यहाँ पे कोई बात नहीं कर रहा, मान लीजिए 0 नंबर दे दिया। और यहाँ पे आपका नंबर कितना है? 1000 है, सिर्फ मेंस में आपका 1000 नंबर है। कट ऑफ कितने पे बन रही है? 960 पे कट ऑफ बन रही है। पिछले जो भी कट ऑफ हम देख रहे हैं उसमें 960 पे बन रही है। आपका नंबर कितना? 1000, यानी आप बहुत अच्छी हालत में। आपका फाइनल सिलेक्शन तब भी होगा भले से आपको इंटरव्यू में 0 नंबर दिया जाए। तो मेंस के इंपॉर्टेंस यहाँ से समझिए कि जो मेंस है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कि अगर मेंस में हम अच्छा नंबर ले आते हैं तो इंटरव्यू में कितना नंबर देते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यही जिसको इंटरव्यू में 180 नंबर के आसपास मिल जाता है। तो अगर एक शब्दों में ये कहा जाए कि आईएएस कौन बना सकता है आपको, तो आईएएस बना सकता है मेंस एग्जाम। मेंस में हमारा कितना नंबर आता है, यही हमारी रैंक डिसाइड करने वाला है। और अगर इसके अंदर भी जाके हम देखते हैं, तो पहला हो गया जो निबंध का पेपर होता है उसमें, उसके अलावा दूसरा कौन सा पेपर हो गया? दूसरा हो गया इथिक्स का, जीएस 4 का, तीसरा हो गया ऑप्शनल। यही 3 सब्जेक्ट हिंदी माध्यम वालों के लिए होती है कि कट ऑफ डिसाइड हो सकती है कि हम आईएएस की पोस्ट पे जाएंगे, आईपीएस की पोस्ट पे जाएंगे, आईएफएस की पोस्ट पे जाएंगे। यही होती है मुख्य रूप से। खैर इनसे भी हमारा मतलब नहीं, हमारा मतलब है पीवाईक्यू से। तो आप ये देखिए पीवाईक्यू क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपसे कोई ये कहे कि तुम्हें जाना है, बस इतना कह के चुप हो जाए, तो आपको नहीं लगेगा क्या यार अजीब सी बात कर रहे हो? जाना है मतलब कहाँ जाना है, क्या करने जाना है, कैसे जाना है? कम से कम इतने सवाल तो मन में आएंगे ना कि कहाँ जाना है, क्या करने जाना है और कैसे जाना है, ये सवाल तो आएंगे। तो जो पीवाईक्यू प्लस सिलेबस हमें यही बताते हैं कि हमें कहाँ जाना है, क्या करने जाना है और कैसे जाना है, ये सारे। जैसे पीवाईक्यू में अगर सॉरी सिलेबस अगर हम देखते पहले, तो सिलेबस में बात की जाए, महिला सशक्तिकरण का एक टॉपिक दिया रहता है कि महिला सशक्तिकरण। अब यहाँ पे ये टॉपिक दे दिया महिला सशक्तिकरण का। अब इसके अंदर किस गहराई तक पढ़ना है ये कहाँ से पता चलेगा? ये पता चलेगा हमें पीवाईक्यू से। इसी तरीके से एक टॉपिक है वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण हमें किस हद तक जाके पढ़ना है, इसका किस वर्ग पे जाके क्या इंपैक्ट पड़ा है, क्या प्रभाव पड़ा है, ये हमें देखना है। ये कहाँ से पता चलेगा? पीवाईक्यू से पता चलेगा कि इसकी डेफिनेशन पूछ रहा है या किसका इंपैक्ट किस पे पड़ा है ये पूछ रहा है। अब ये चीज आपको अभी रिलेट नहीं हो रही होगी, चलिए अब यहाँ से हम देखते हैं, इसको भी रिलेट करवाते हैं कि कैसे पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट क्यों जाता है। तो यहाँ से आपको आसान भाषा में समझ आ जाएगा। ये यूपीएससी मुख्य परीक्षा 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन पढ़िए। गांधाराई कला में मध्य एशियाई एवं यूनानी बैक्टीरियाई तत्वों को उजागर कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए। गांधार मूर्ति कला रोमन वासियों की उतनी ही रीढ़ी थी जितनी की। दोनों में फर्क क्या है? यहाँ पे गांधाराई कला की बात की और यहाँ पे मूर्ति कला की, यानी कि यहाँ पे एक स्पेसिफाइड कला के बारे में बात करें, जबकि अगर सिर्फ कला के बारे में बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे रूप आते हैं, जैसे संगीत हो गया, चित्रकला हो गया, मूर्ति कला हो गई, स्थापत कला हो गई, तो ये सारी चीजें आती है। जबकि यहाँ पे सिर्फ मूर्ति कला के बारे में बात करें। लेकिन अगर हम मोटा मोटा देखें तो बात तो वही है ना कि गांधाराई कला और यहाँ पे क्या बात करें? यूनानी बैक्टीरियाई तत्वों की। वही चीज है, ये रोमनवासी और यूनानी वही चीज है। लेकिन चलिए मान लीजिए कि आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, 2014 में पेपर हुआ था, आपने 2014 का पीवाईक्यू देखा। यहाँ पे अब आपको मोटा मोटा ये तो आइडिया लग गया ना कि गांधाराई कला है क्या, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं और यहाँ पे कौन कौन से क्षेत्रों से चीजें इसमें उधार ली गई हैं, मतलब कहाँ से तकनीक सीखी गई है, कहाँ से चेहरा बनाने की तकनीक ली गई, कहाँ से हाथ बनाने की तकनीक ली गई। ये सारी चीजें जब आप गांधार कला के बारे में पढ़ोगे तो अपने आप पता चल जाएगी। और आप पढ़ोगे क्यों? जब आप पीवाईक्यू देखोगे 2014 में पूछा था, आप उसको सॉल्व करने जा रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि गांधार कला है। देखिए मैंने पहले क्लियर किया है
कि मैं यहाँ पे आंसर राइटिंग का फॉर्मेट नहीं बताने वाला कि इसमें कैसे क्या लिखना है, मैं ये बताने वाला हूँ कि इंपॉर्टेंट क्यों है। तो ये देखिए, अगर 2014 वाला एक बच्चा है, मान लीजिए ए नाम का बच्चा है, वो 2014 का पीवाईक्यू देख के गया था। दूसरा बच्चा भी, उसने पीवाईक्यू देखा ही नहीं आज तक। अभी जिसने 2014 का पीवाईक्यू देखा था, उसके लिए 2019 वाला पेपर आसान रहेगा कि कठिन रहेगा? उसको ये पता है कि यार अच्छा 2014 में तो गांधार कला के बारे में पूछा था, अरे यार मुझे तो ये पॉइंट पता है, चलो यहाँ पे 2-3 पॉइंट मैं लिख देता हूँ। और ये जो बच्चा कुछ नहीं देखा है, इसको पता ही नहीं, तो ये तो एक भी पॉइंट नहीं लिख पाएगा। कम से कम ये कुछ नहीं लिखेगा जो ए नाम का बच्चा है, तो ये 2-3 पॉइंट गंधार कला के बारे में तो लिखेगा। पीवाई को देखने का ये फायदा है। ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, ऐसे एक एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे हजारों एग्जाम्पल है, लेकिन मैं कुछ एग्जाम्पल लेके आया हूँ। अब आप सब यहाँ पे पढ़ते हैं 1857 का विद्रोह हुआ, 1857 का विद्रोह हुआ, 1857 का विद्रोह हुआ, सब रट रहे हैं। उसमें रानी लक्ष्मीबाई ने भाग लिया, उसमें तात्या टोपे ने भाग लिया, लखनऊ से इन्होंने भाग लिया, लखनऊ से उन्होंने भाग लिया, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। पर यूपीएससी क्या पूछ रहा है उसके बारे में भी तो देखिए, 2016 में और 2019 में। तो अब जो बच्चा 2016 का ये क्वेश्चन पढ़ के गया होगा कि 1857 का विद्रोह क्या था, इसके बारे में कैसे कैसे नीति अपनाई गई थी, कैसे कैसे ये आगे बढ़ता है, क्या चला था क्या नहीं चला था, उसके बाद यहाँ पे आप देखिए, जब ये क्या पूछ रहा है 1857 का विद्रोह, यहाँ पे सीधा लिख रहा है वो बार बार घटित छोटे एवं बड़े स्थानीय विद्रोह का चरमोत्कर्ष था। तो यहाँ पे आपको ये नहीं बताना कि 1857 का विद्रोह कैसे बढ़ा था, क्या हुआ था, क्या नहीं, ये बताना है कि इसके पहले से विद्रोह चले आ रहे थे, ये इसका विस्फोट हुआ था। अब ये चीज आप कब रिलेट कर पाओगे? जब आप 1857 के विद्रोह को पढ़ने से पहले ये चीज देखोगे, 1857 से पहले विद्रोह हुआ था कि नहीं हुआ था। और ये चीज आपको कैसे पता चलेगी? 2016 में अगर आपने पेपर देखा, पीवाई को आपने आंसर राइटिंग की कि 1857 के विद्रोह का ये चीज हुई थी, तो आपको ये चीज पता रहेगी कि 1857 के विद्रोह से पहले भी बहुत सारे विद्रोह हो चुके थे, और उसी के बारे में आपसे 2019 में पूछ लेगा। तो टॉपिक इंटरलिंक हो रहा है, ये चीज। ये क्वेश्चन तो और भी इंटरेस्टिंग है। ये देखिए 2018 में क्या क्वेश्चन पूछा गया कि जाति व्यवस्था नई नई पहचानों और सहचारी रूपों को धारण कर रही है, अतः भारत में जाति व्यवस्था का 2020 में क्या कह रहा है यूपीएससी? बहुसांस्कृतिक भारतीय समाज को समझने में क्या जाति की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है? उदाहरणों सहित विस्तृत उत्तर दीजिए। एक तरफ ये कह रहे हैं कि इसको समाप्त नहीं किया जा सकता, इसको उन्मूलन नहीं किया जा सकता। चलिए मैं मानता हूँ कि दोनों क्वेश्चन आपके लिए एकदम अलग है, आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा कि यार कैसे एक हो गया सर, आप कुछ भी बोल रहे हो। चलो मैं मान लिया कि कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन आपने यहाँ पे एक टर्म नोट किया, जाति व्यवस्था। यहाँ पे वही टर्म है, जाति। अब अगर आपने किसी समाज शास्त्री का जाति को लेकर के कमेंट पढ़ा हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जब 2018 का आपने क्वेश्चन देखा, उसके बारे में आपने आंसर राइटिंग की, या आपने किसी किसी से पूछा, जब भी आपने उसका सॉल्व देखा, तो आपको ये पता चला कि ये समाज शास्त्री थे, इन्होंने जाति व्यवस्था के बारे में ऐसा कमेंट किया था। तो वो कमेंट आपको याद है। अब जब 2020 का पेपर आप देखोगे, कुछ नहीं आप लिखोगे, एक भी पॉइंट ना लिखो, पूरा पेज सारा, लेकिन वो कमेंट आपको याद है ना जाति व्यवस्था के बारे में 2018 वाली, तो वो चीज आप यहाँ पे लिख पाओगे कि नहीं? और वही दूसरा बच्चा जो पीवाईक्यू देख नहीं रहा, तो वो कैसे कमेंट लिखा है वो वाला? मतलब आप एक, ये सिर्फ समझाने के स्तर पे, जब आप प्रश्न हल करने जाते हो तो और भी बहुत सारे फैक्ट्स मिलते हैं, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। और 2022 में भी जाति व्यवस्था के बारे में क्वेश्चन आ चुका है, 2023 में भी आ चुका है। मतलब ये जाति व्यवस्था जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जा रहा है। और ये आपको कैसे पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है? जब आप पीवाईक्यू देखोगे तभी पता चलेगा, क्योंकि सिलेबस में तो ये दिया गया है कि भारतीय समाज। अब भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति भी है, जाति व्यवस्था भी है, विवाह संस्था भी है। तो अब यहाँ से कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है इसके बारे में हम कैसे जानेंगे? तो जानेंगे पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू उठा के देख लो, और अगर उसने ये कह दिया हो कि मैंने बिना पीवाईक्यू सॉल्व किए, बिना सिलेबस याद किया और बिना पीवाईक्यू देखे मैंने एग्जाम निकाला है, तो पक्का वो झूठ बोल रहा है। ऐसा कह नहीं सकता, मतलब 100 में से शायद कोई एक हो जो ये कह दे। ऐसा कोई बल ही नहीं, लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो सिलेबस से हमें मोटा मोटा ये अंदाजा लगता है कि हमें पढ़ना क्या है, लेकिन उसकी गहराई क्या होगी, किस हद तक जाके पढ़ना, ये हमें कहाँ से पता चलेगा? इसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन देखिए 2019 का और 2018 का। यहाँ पे कैग के बारे में पूछा गया 2018 में, और 2019 में आपसे महान्यायवादी के बारे में पूछ लिया, अटॉर्नी जनरल के। अब हम रखते हैं कि आर्टिकल 76 में यूपीएससी कह रहा है हमको इससे मतलब ही नहीं है, आर्टिकल 76 में, आर्टिकल 80 में, आर्टिकल 90 में, वो तुम जानो, उससे हमें मतलब ही नहीं है। वो तुमको लिखना राइटिंग में लिखो, लेकिन हमें ये बता दो, जो हम कहते आते हैं, ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि महान्यायवादी भारत की सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार और वकील होता है। तो अब ये प्रूव कर दो कि कैसे होता है, उसके काम बता दो कि वो कौन सा काम ऐसा करता है जिससे हम ये मान ले कि भारत सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार भी है और उसके लिए बहुत बड़ा वकील भी है। अब आप यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे सकते हो, जैसे रिसेंट के, अब आप बताओ कि गवर्नमेंट की तरफ से ये जाकर के कोर्ट में प्रस्तुत होते हैं, तो जाहिर से भी जाकर प्रस्तुत होते हैं। ये यूपीएससी का गेम है, इसको समझिए। वो आपसे आर्टिकल नहीं पूछने वाला, वो आपसे सन बहुत ही कम पूछता है, लेकिन यहाँ पे ये पूछ रहा है कि इसके काम है, ये चीज स्टेटमेंट दी गई है, तो आप बता, इसको प्रूव कर दो कि स्टेटमेंट सही है। इसी तरीके से आप पे कैग के बारे में पूछा गया कि बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, आप कैसे मानते कि महत्वपूर्ण पद है? तो आप इसको कैसे बताओगे? जब आप इसके कार्यों के बारे में जानोगे, कुछ रिसेंट एग्जाम्पल जानोगे, जैसे जो 2G घोटाला हुआ था उसके बारे में जब आप जानोगे, तभी तो आप इसको प्रूव कर पाओगे कि ये चीज सही कही जा रही है, गलत कही जा रही है। तो आपको यहाँ पे ये जानना है कि कैसे पढ़ना है। कैग के बारे में आर्टिकल 148 रट लिया, मान्यवादी के बारे में आर्टिकल 26 रट लिया, वो चीज ठीक है, आपने रट लिया, अच्छी बात है, आपको याद, अच्छी बात है।
उसका आप यूज कर सकते हो आंसर राइटिंग में, लेकिन सिर्फ उतने से काम नहीं चलने वाला है यूपीएससी में। यूपीएससी के मेंस में बिल्कुल उतने से काम नहीं चलेगा। तो जब ये क्वेश्चन आप देखोगे तब आपको पता चलेगा कि कैग के बारे में यूपीएससी भी पूछ रहा है, कैग के बारे में वनडे एग्जाम वाले भी पूछ रहे हैं, महान्यायवादी के बारे में यूपीएससी भी पूछ रहा है और महान्यायवादी के बारे में वनडे एग्जाम वाले भी पूछ रहे हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? वनडे एग्जाम में पूछता है कि किस आर्टिकल के तहत व्यवस्था की गई है, यूपीएससी में पूछ रहा है कि इसके प्रमुख कार्य क्या, आप इसको प्रूव करिए कि बहुत महत्वपूर्ण पद है। अब ये देखिए, यहाँ पे बात की ज्वालामुखी के बारे में, आपके सिलेबस में सीधा सीधा ये टॉपिक दिया गया है जीएस पेपर 1 में कि ज्वालामुखी घटना। तो यहाँ पे ज्वालामुखी के बारे में तो पूछ रहा है, लेकिन क्या कह रहा है कि 2021 में घटित ज्वालामुखी। तो अब यहाँ पे आपको 2021 में जो भी घटनाएं हुई थी विश्व के स्तर पर उसको रिलेट करना। और यहाँ पे ये दूसरा क्वेश्चन आप देखिए कि भारत को एक उपमहाद्वीप क्यों माना जाता है। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन, और ये 150 शब्द 10 अंक आपको दिला के चला जाएगा। अब अगर हमें यही नहीं पता कि महाद्वीप का कॉन्सेप्ट क्या है, तो हम कैसे लिखेंगे कि भारत को एक उपमहाद्वीप क्यों माना जाता है। एनसीईआरटी में 10 बार हम और भी पुस्तकों में हम देखते हैं कि लाइन लिखी रहती है भारतीय उपमहाद्वीप में, लेकिन हम कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि भारतीय उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। इवन यूपीएससी के सिलेबस में चीज लिखी है कि भारतीय उपमहाद्वीप। तो अगर आप इस चीज को सिलेबस में देखते तब ना आप जानते। और जब सिलेबस आपने देख लिया कि भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में बात कर रहे तो ये पूछ रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है भैया, उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, महाद्वीप क्यों है, या अन्य क्षेत्रों को उपमहाद्वीप क्यों नहीं कहा जाता, तो भारतीय उपमहाद्वीप क्यों है। तो जब आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा कि उपमहाद्वीप कहने के पीछे वजह क्या है, तभी ना आप इसका आंसर राइटिंग कर पाओगे। और ये कहाँ से पता चलेगा कि ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और ये 2021 का प्रश्न, आप ये देखिए, ऐसे नहीं कि आज से 50 साल पहले का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कितना सिंपल था। तो ये 2021 का क्वेश्चन है। इसी तरीके से इन सारे क्वेश्चन को देखिए, सब रट रहे हैं कि 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। यूपीएससी कह रही मुझे पता है, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि लो भैया 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, चलो मैंने बता दिया। अब तुम ये बताओ कि जितनी भी बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाइयां हुई हैं भारत, यूपीएससी का मेन फोकस होता है क्यों, क्या और कैसे। यूपीएससी कब बहुत कम पूछती है। तो हम रटते हैं 1761 में पानीपत का युद्ध हुआ, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, ये आए थे, ये आया था, वो आया था, सब हम रट रहे हैं बैठ के। लेकिन यूपीएससी पूछ रहा है, लो मैं बता रही हूँ भैया, लो इसमें वो थे यूपीएससी के, सॉरी पानीपत का तृतीय युद्ध, चलो अब बता दो कि इसके पीछे वजह क्या थी कि इतनी महत्वपूर्ण लड़ाइयां पानीपत में हुई थी, क्या वजह थी। ये कहां से हमें पता चल रहा है कि युद्धों के बारे में तो पूछ रहा है, लेकिन युद्धों को लेकर के क्या दृष्टिकोण अपना रहा है, ये कैसे हमें पता चल रहा है। तो यहाँ पे सब रट रहे हैं नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। यूपीएससी कह रहे हैं ठीक है, चलो आपको पता है नीली क्रांति मत्स्य पालन से या समुद्री क्षेत्र से संबंधित है, चलो ठीक है हमने मान लिया। पर ये बताओ जो भारत है यहाँ पे मत्स्य पालन की समस्या क्या है, जो मत्स्य पालन करते हैं उनके सामने क्या चुनौती निकल के आती है और उसको कैसे रणनीति सुझाइए। तो आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो देखिए यहाँ पे भी आ रहा है ना कि कैसे सॉल्व कर सकें और क्या समस्या है, क्यों क्या कैसे, यही पूछता है यूपीएससी। तो आप यहाँ पे ये चीज रिलेट कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमें कैसे पता चलेंगे, ये सारी चीजें हमें तभी पता चलेंगे जब हम PYQ ही देखेंगे। और यहाँ पे ये तो बहुत कम एग्जाम्पल लिए मैंने, आप PYQ उठा के देखिएगा ना तो ऐसे हजारों एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। आपको लगा अरे यार यही क्वेश्चन तो 2 बार पूछ रही है यूपीएससी। PYQ के बिना यूपीएससी नहीं निकलने वाला, बस इतने से बात समझिए कि इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ही है। जैसे हमारे लिए सांस लेना जरूरी है, वैसे यूपीएससी का एग्जाम निकालने के लिए हमारे लिए सिलेबस और PYQ होना ही चाहिए। ये दोनों हमें पता होने चाहिए, तभी हमारा। और मेरे ख्याल से ना सिर्फ यूपीएससी का बल्कि किसी भी एग्जाम का जब तक हम PYQ नहीं देखते हैं तब तक हम सही तरीके से एग्जाम की, मतलब बिना PYQ देखे हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किस हद तक जाके पढ़ना है, कौन से स्टेटमेंट पढ़ने हैं, किस तरीके के स्टेटमेंट पढ़ने हैं, कैसा आंसर राइटिंग करना है, हमें कैसे पता चलेगा बिना PYQ देखे। तो PYQ की इंपॉर्टेंस यही है कि जैसे हमारे लिए सांस की इंपॉर्टेंट है वैसे ही यूपीएससी के लिए PYQ की इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ पे एक ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सॉल्व पेपर लें या अनसॉल्व पेपर लें। तो पहले मैं एक चीज ये क्लियर कर दूं कि अगर मैं सबसे कहूँ कि दाल भात सबको खाना है और दाल भात मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो अगर मुझे अच्छा लगता है तो ये जरूरी तो नहीं कि सबको अच्छा लगेगा। तो वही चीज यहाँ पे भी है कि अगर जो मैं बता रहा हूँ ये जरूरी नहीं कि सबके लिए सेम हो, ये आप अपने हिसाब से, अपने पढ़ाई के हिसाब से, अपनी तैयारी के हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग फेज में आंसर राइटिंग करने जा रहे हैं, आपने अभी तक आंसर राइटिंग नहीं किया, आपको ज्यादा आइडिया नहीं है, तो मेरे हिसाब, और अगर आपको लगता है कि आप मजे हुए खिलाड़ी हैं, आप आंसर राइटिंग कर चुके हैं, आप मेंस दे चुके हैं, तो आप अनसॉल्व पेपर की तरफ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग फेज में तो सॉल्व पेपर के ऊपर जाइए। अब जो यहाँ पे पहुंच चुके हैं अनसॉल्व वाली कैटेगरी में, तो उनके बारे में बात करना मतलब वो तो जानते हैं कि उनको कैसे क्या करना है, उनके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत है नहीं। तो जो यहाँ पे सॉल्व वाली कैटेगरी में, यानी जो अभी स्टार्टिंग फेज में है, जिनको ज्यादा आइडिया नहीं है कि स्टार्ट कैसे करें, भूमिका कैसे लिखें, निष्कर्ष कैसे लिखें, ये सारी चीजें इनको नहीं पता है, उनके लिए सॉल्व पेपर ही ठीक रहेगा। आप कहोगे यार सर ऐसे क्यों कह रहे हो, ऐसे इसलिए कह रहे हैं, देखिए आप अगर अनसॉल्व लेते हो सिर्फ आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपने आंसर राइटिंग की, अब आपके पास कोई चेक करने वाला है कि नहीं है, आप किसी ग्रुप में हो नहीं हो, वो सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड कर रही हैं। लेकिन अगर आप सॉल्व लेते हो, आपने क्वेश्चन उठाया, क्वेश्चन आपको यहाँ से भी मिल रहा है, सॉल्व से भी मिल रहा है। जब आपने क्वेश्चन उठाया, अब आपने लिखना शुरू कर दिया, तो जब आप क्वेश्चन लिख रहे हो तब पहले जैसे आपने क्वेश्चन नोट डाउन किया है, तुरंत आपको ये बुक बंद कर देनी है, आपको आंसर नहीं देखना है, पहले आप आंसर राइटिंग कीजिए। जब आप आंसर राइटिंग कर लीजिए उसके बाद जाके देखिए कि क्या वही फॉर्मेट है,
क्या मैंने भूमिका में मोटी-मोटी वही चीज़ें लिखी? देखिए एकदम सेम टू सेम नहीं होगा, ठीक है ना? ये मत देखने लग जाइए कि एकदम सेम टू सेम है आंसर कि नहीं है। हो सकता है कि आपने कोई पॉइंट पहले लिखा है, उसने वो पॉइंट लास्ट में लिखा है। हो सकता है कि आपने कोई पॉइंट लास्ट में लिखा है, उसने पहले पहले लिखा हुआ है। आप हो सकता है कि आपने कोई और डेट्स में डाल दिया हो। हो सकता है कि उसने अब जो बुक बनाने वाली टीम होती है वो पूरी 10-20 लोग की टीम काम करती है और आप यहाँ पे अकेले हो, आपकी नॉलेज लिमिटेड है और किसी भी आंसर में 150 शब्द लिखने हैं या फिर 250 शब्द लिखने हैं। यहाँ पे अगर आपके पास 5 से 6 पॉइंट है इनफ है, यहाँ पे 8 से 10 पॉइंट है इनफ है, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है नहीं। अगर सॉल्व के साथ आप जा रहे हैं तो देखिए उसका फायदा ये है कि आप तो एक तो स्टार्टिंग फेज में आपको आइडिया नहीं कि आंसर राइटिंग कैसे की जाती है, तो जब आप 4-6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन लिख के उसके बाद आंसर मैच कराओगे ना, तो वहाँ पे आपको ये पता चला है कि भूमिका ऐसे लिखी जाती है और निष्कर्ष ऐसे लिखा जाता है। कम से कम ये आइडिया हो जाएगा। जो बीच का पार्ट है, मेन पार्ट है, वो तो हर कोई लिख लेगा। अच्छा हाँ, यहाँ पे ये पूछा गया, ये लिख सकते हैं, लेकिन शुरू कहाँ से करें, शुरू कहाँ से करें और खत्म कहाँ से करें, ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो ये चीज आपको यहाँ से मिल जाएगी सॉल्व पेपर देखने से। लेकिन ऐसे नहीं कि कोई मोहल्ले की कोचिंग है, आप उसको उठा करके जाके सॉल्व पेपर ले आए हैं 20 रुपए का और देख रहे हैं। कोई स्टैंडर्ड कोचिंग के लीजिएगा। बुक के बारे में आगे बात करेंगे, पहले हमें आप ये देखते हैं कि सॉल्व या अनसॉल्व। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर आप अभी स्टार्टिंग फेज में हैं, आपने आंसर राइटिंग शुरू ही की है, या फिर आपको लगता है कि आपको आइडिया नहीं है कि भूमिका कैसे लिखनी है, निष्कर्ष कैसे लिखना है, तो आप यहाँ से आपको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। पहले तो ये कि आपको भूमिका और निष्कर्ष लिखने का आइडिया मिल जाएगा। दूसरा, जब आप इसको लिख करके मैच कराओगे ना, तो आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स मिलेंगे जो पहले आपको नहीं पता थे, कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे उसमें से। और जब आप मैच कराने जाओगे तो आपका रिवीजन में होगा एक तरीके से। मान लीजिए यहाँ पे ये पूछता है कि गांधी जी को शिक्षा के लेकर के मूल्य क्या थे। अब आपको कुछ पता है, आपने 4 पॉइंट इसमें लिख दिया। अब यही जो सॉल्व पेपर में है, अब इसको जा रहे हैं आप मैच कराने के, क्या मैंने सही लिखा हुआ है। जब आप मैच कराने हो सकता है यहाँ पे 5 पॉइंट लिखा हो, 6 पॉइंट लिखा हो, अब आपको 1-2 पॉइंट मिल गया, बाकी के 4 पॉइंट आपके रिवीजन हो गए। तो ये और भी बूस्ट कर देगा तैयारी को। वैसे आपकी मर्जी है, आप सॉल्व लें आंसर, पर मेरी जनरली सलाह यही रहेगी कि सॉल्व पेपर ही लीजिए। अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है कि बुक्स कौन सी लें। तो भैया एक चीज मैं पहले क्लियर कर दूं कि मैं बुक्स, किसी भी बुक्स का नाम नहीं लेने वाला हूं कि आपको कौन सी बुक्स लेनी है। मैंने कुछ बुक की थंबनेल लगा दी, आप देख सकते हैं, ये दिशा की है, ये भी दिशा की। अच्छा, कोई ये नहीं कहा कि ये छोटी छोटी क्यों लगी है, दोनों ही दिशा की है इसलिए इसको छोटी लगा दी गई है। बाकी ये सारी आप देख सकते हैं, ये दृष्टि की है। यहाँ पे इसको भी आप देख सकते हैं, सिद्धार्थ मित्तल करके या शायद कुछ ऐसे नाम है। उसके अलावा ये और भी होगी मार्केट में बुक। अब यहाँ पे एक ही बुक सबके लिए ठीक हो ये भी जरूरी नहीं है। अगर मैं कह दूं कि दृष्टिया इसके ले लीजिए, अब आप गए मार्केट में, आप पढ़ रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, बस आप इसलिए ले रहे हैं क्योंकि सर ने कहा था, तो ये भी तो ठीक नहीं ना। आप अगर आपके आसपास मार्केट है, अगर आपके पास बुक अवेलेबल है, देखिए चाहे सर हो चाहे कोई भी हो, सारी बुक तो मैंने भी पढ़ के नहीं देखी ना, तो सारी बुक के बारे में तो कह नहीं सकता। तो अगर आपके आसपास मार्केट है, मार्केट में जाइए, वहां पे 2-3 मिनट वो आपको पढ़ने देंगे। आप कह दीजिएगा भैया 2 मिनट थोड़ा सा देख लें कि कौन सा हमारे लिए सही रहेगा, वो अलाउ कर देंगे। तो आप 2-3 मिनट बुक पढ़ के देख लीजिए कि किस बुक की भाषा आपको समझ आ रही है, किस बुक में अच्छे से लिखा गया, टॉपिक वाइज दिया गया है, ईयर वाइज दिया गया है, या कैसे दिया गया है, आपको जो इजी लगे। जब आपको ये लगे कि ये इस बुक की लैंग्वेज मुझे समझ आ रही है, तो वो बुक आप ले लीजिएगा। इसके अलावा और भी बुक हो सकती है, आप मार्केट में जाके पता कर सकते हैं। अब अगर कोई मुझसे पर्सनली पूछेगा, तो आप सभी को पता है कि हम लोग वाले, देखिए मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसलिए मैं बुक का नाम नहीं ले रहा हूँ कि अभी ये हो गया सर आप प्रचार करो, सर आप एक को सही बता रहे हो बाकी सबको गलत बता रहे हो। तो मैंने भी ये सारी बुकें नहीं पढ़ रखी है मैंने। बाय द वे, अगर किसी को जानना है तो भाई पर्सनली मैं ये पूछ लेगा, मैं बता दूंगा। लेकिन वीडियो में मैं किसी बुक को प्रमोट नहीं करने वाला हूँ। हाँ, मेरी जनरली सलाह है कि आप दुकान पे जाइए, देखिए जिसकी लैंग्वेज आपको इजी लगे, जहां से आपको ज्यादा समझ आए, वो करिएगा, वो बुक ले लीजिएगा बस, चाहे वो किसी भी संस्थान की हो। हाँ, ये मत देखिएगा थोड़ा सा लेवल मेंटेन रहे, ऐसा नहीं कि गांव मोहल्ले में किसी ने आज ही कोचिंग खोली और उसने पीवाई की सॉल्ट लॉन्च किया और आप जाके वही बुक लेके चले आ रहे हैं 20 रुपए में, वो नहीं करना है, ठीक है ना। लेवल थोड़ा। अब इन सारी चीजों के बाद चलिए सर, हमको पता चलेगा कि इंपॉर्टेंस क्या है पीवाईक्यू की, हमें ये पता चलेगा कि क्या करना है। और तो अब ये बताइए कि चलिए हम बुक लेके आ गए घर पे, अब इसको पढ़ें कैसे, इतना सारा क्वेश्चन है और इतने सारे टॉपिक्स हैं, हम कैसे करें, अब क्या करें, क्या ये कवर हो भी पाएगा कि नहीं होगा कि। तो कवर करने के भी 2 तरीके हैं और हम दोनों तरीकों पे ही काम करेंगे, ऐसा नहीं कि किसी एक तरीके पे आपको काम करना है, ठीक है ना, हम दोनों तरीके पे काम करने वाले हैं। कवर करने का पहला तरीका ये है कि आप खुद से 2 आंसर लिखिए, 3 आंसर लिखिए, जितनी आपकी कैपेसिटी हो, जितना आप लिख सकते हो, आपकी पढ़ाई हैम्पर ना हो, आंसर लिखिए, तो उतना आप करिए। दूसरा तरीका ये है कि जो वीडियो आती है हमारी सुबह करंट अफेयर वाली, उसमें हम इसको इंक्लूड करते चले। कैसे इंक्लूड करेंगे, तो या तो वीडियो के शुरू में या तो वीडियो के अंत में, जहां पे भी आप लोग कहिएगा, जहां पे भी आप लोग को सुटेबल पड़ेगा, वहां पे एक क्वेश्चन पीवाई। उसके अलावा जैसे मान लीजिए मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आया, तो मैं कोशिश करूंगा कि उस क्वेश्चन को भी अटैच करा दूं उस टॉपिक के साथ। लेकिन ये सिर्फ मेंस के लिए है।
अगर प्री के स्तर पे देखेंगे तो मैं उस टॉपिक को जैसे ही पढ़ाता हूँ तुरंत क्वेश्चन अटैच इसलिए नहीं करता क्योंकि अभी तो हम टॉपिक पढ़ के आ रहे हैं, तो जब टॉपिक पढ़ के आता है तो सारी चीजें हमें याद है। टॉपिक पढ़ने के 24 घंटे बाद हमें कितनी चीजें याद रह जाती है वो मैटर करती है ना। टॉपिक पढ़ने के 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद कितनी चीजें याद रह जाती है मैटर वो करते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए ये काम हम नहीं करने वाले हैं। प्रीलिम्स के लिए जैसे मुझे मौका मिलेगा, जब जब मुझे क्वेश्चन मिलेगा मैं आपको डालता रहूंगा। लेकिन मेंस के स्तर पर हम ये काम कर सकते हैं क्योंकि वहां पे मैं आपको बताने वाला तो हूं नहीं कि आंसर यही है। तो ये चीज रहती है, विविधता रहती है। तो मेंस के स्तर पे यही काम करेंगे कि मेंस के स्तर पे ये चलेगा। एक तो आप अपने से प्रैक्टिस करिए, दूसरा मैं ये करने वाला हूं। और ये सुझाव एक स्टूडेंट के द्वारा ही दिया गया था। ये सुझाव मुझे अच्छा भी लगा कि 1 या 2 क्वेश्चन हम डेली अपने वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं। अब मैं उनका नाम नहीं ले सकता क्योंकि मैंने उनसे परमिशन नहीं ले रखी कि क्या मैं आपका नाम यूज, मान लीजिए कि मैं उनका नाम ले लूँ और उनको बुरा लगे या फिर उनकी प्राइवेसी का कारण, तो मैं उनका नाम नहीं ले सकता। हालांकि वो भी सदस्य हैं और अब वो वीडियो सुन ही रही हूँ, पता चल गया होगा। पर ये सजेशन उन्हीं के द्वारा दिया गया था। और ये जो पीवाईक्यू पे वीडियो बनाने के लिए कहा गया था वो भी एक मेंबर के द्वारा ही कहा गया था। लगातार वो कब से बहुत टाइम से परेशान है, तो मुझे ये लगने लगा था कि उनकी पढ़ाई हैम्पर हो रही है यार, उनकी पढ़ाई पे इम्पैक्ट पड़ रहा है इस वजह से। तो मैंने आज इसको बना दिया। और देखिए जब हम कवर करेंगे तो इसका भी अब तरीका होना चाहिए ना, पूरा फिक्स होना चाहिए कि कैसे इसको लेके चलने वाले हैं। तो जो वीडियो में हम क्वेश्चन डालने वाले हैं, टोटल हमारे पास 7 डेज होते हैं और हम इसको बांटेंगे 4+3 में करके। मैथ नहीं पढ़ा रहा हूँ, घबराइए मत, ठीक है। 4+3 में कैसे बांट रहे हैं? 4 इसलिए बांट रहे हैं क्योंकि जीएस के 4 पेपर होते हैं। तो डेली जीएस के 1 या 2 क्वेश्चन, मतलब आज जीएस 1 के 1 क्वेश्चन, अगले दिन जीएस 2 के 2 क्वेश्चन, सॉरी 1 क्वेश्चन, इसी तरीके से जीएस 3 के 1 क्वेश्चन। ये 4 दिन ऐसे चलेगा प्रोसेस। बाकी का 3 दिन हम क्या करेंगे? छुट्टी मनाएंगे? नहीं नहीं, छुट्टी तो नहीं मिलने वाली, संडे को भी नहीं मिलेगी, ठीक है। देखिए छुट्टी हम ऐसे नहीं मना सकते क्योंकि अब हमारा एग्जाम डेली करीब आता जा रहा है। अब 3 दिन हमें क्या करना है? इसको भी 2+1 में बांटेंगे। 2+1 का क्या है? एक दिन हम इससे के लिए रिजर्व करेंगे और रिजर्व करेंगे, यहाँ पे इससे और एथिक्स हो जाएगा बाकी के 2 दिन में। और यहाँ पे ये जो एक दिन बच रहा है, इस दिन आप रिलैक्स करिए फुल। ये रहेगा आपका संडे, पूरा एंजॉय करिए, सिर्फ वीडियो आएगी, राइटिंग नहीं करनी रहेगी। आपको कहीं आना जाना है या कुछ बच्चे बाहर रहते रूम लेकर के, तो वो क्या करें बेचारे, कपड़े उपड़े धुलते हैं या कहीं आना जाना हुआ, किसी से मिलना, जो इस दिन चलेगी आपकी। और सीरियस होकर पढ़ाई कर लीजिए भैया, 8 महीने की बात है बस। तो उम्मीद है कि ये चीज़ समझ आ गई कि हम कैसे लेके चलने वाले हैं। और आज संडे है तो अब इसलिए आज ही मैंने वीडियो बना दी है। मंडे से हम लोग इसको शुरू करते हैं। जीएस 1 का पहला क्वेश्चन लेके हम चलेंगे मंडे से। इसी तरीके से हम अगले क्रम में इसको जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4, अगर आप लोग कहेंगे तो 1 क्वेश्चन, अगर आप लोग कहेंगे तो 2 क्वेश्चन, ऐसे हम इसको लेके चलने वाले हैं। 4 दिन ये हो जाएगा जीएस का, उसके अलावा 2 दिन, एक दिन हो जाएगा इथिक्स का, एक दिन हो जाएगा एसए का, उसके अलावा बचेगा एक दिन। तो इस एक दिन में आप पूरा एंजॉय करिए, कोई टेंशन नहीं है, बस वीडियो आएगी उस दिन, कोई आंसर राइटिंग नहीं करनी रहेगी। अब बहुत सारे बच्चों को घबराहट होने लगी होगी कि यार पढ़ना भी रहता है, घर का काम भी रहता है या अपने भी काम रहते हैं, फिर हम कैसे इतना सारा आंसर राइटिंग करेंगे? कोई टेंशन नहीं। जब आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करिएगा ना, तो शुरू में आपको 40 मिनट, 45 मिनट, 1-1 घंटा लग जाएगा एक आंसर लिखने में। लेकिन जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते जाएंगे, आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते जाएंगे, टाइम घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, और एक टाइम के बाद आके ये 10 से 12 मिनट पर रुक जाएगा। फिर आपको इसको घटाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि आपको एग्जाम में 6। तो ये बिल्कुल नहीं सोचना कि कैसे होगा, क्या होगा। मान लीजिए शुरू में 1 घंटा लग गया आपको आज एक आंसर लिखने में, कोई दिक्कत नहीं है। पर यकीन मानिए जो एक आंसर आप लिख रहे हो, अच्छा जब आप मान लीजिए आज पहला आंसर लिख रहे हैं तो ये बहुत गंदा लिखाएगा, इसकी टेंशन मत लीजिए। ये आपको लगे यार क्या लिखा है, मतलब ठीक है कि नहीं है। अब ये 2 महीने बाद आप ये आंसर देखोगे ना पहला वाला, तो आपको लगे यार क्या मतलब क्या चल रहा था, मैं क्या लिख रहा था। तो ये वाला आंसर आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। तो आप सोचिए 2 महीने की प्रैक्टिस में इतनी सारी चीजें हो रही हैं। और यहाँ पे अगर यही हम 4 महीने, तो अब आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आप डेली 1 क्वेश्चन लिखेंगे या 2 क्वेश्चन, जैसे भी आपको सुविधा हो। क्योंकि ये मैं फिक्स नहीं कर सकता ना, आप किसके पास कितना टाइम है, किस हिसाब से टाइम है, क्या टाइम है, वो चीज़ मैं नहीं जानता हूँ। तो मैं यहाँ पे 1 क्वेश्चन डेली पोस्ट कर दूंगा। अगर आप लोग कहेंगे तो 2 क्वेश्चन क्या है, और इसको आपको डेली अटेम्प्ट करना है, डेली आपको मैच कराना है। अगर मान लीजिए आप किसी ग्रुप में, तो वहाँ पे भेजिए। अगर कोई आपका यार दोस्त है तैयारी कर रहा है, कोई आपका फ्रेंड तैयारी कर रहा है, तो आप उसको भेजिए, या कोई और। अब ऐसा मत करने लग जाइएगा, अब ऐसा मत करने लग जाए कि ईमेल आई का आंसर भेज दो, ठीक है। मुझे भी काम रहता है भैया थोड़ा, मतलब मेरी भी जिंदगी है। तो इस चीज को आप समझ लीजिए। देखिए आंसर राइटिंग को लेकर टेंशन मत लीजिए बिल्कुल। अब आप लोग ये बताइएगा कि कितने क्वेश्चन डालने हैं, 1 क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन, कितना वीडियो में डालना है ये आप लोग तय कर लीजिए। और 4 दिन हम वही जीएस को लेकर के चलेंगे, एक दिन एथिक्स को, एक दिन एसए को, बाकी का एक दिन फुल संडे आप सिर्फ वीडियो। उसके अलावा जो टॉपिक पढ़ाते हैं, तो उसमें अगर मेंस का कोई क्वेश्चन आ रहा है उस टॉपिक से जुड़ा हुआ, तो उसको तो हम उसी टाइम डाल देंगे। उसके बाद आप अपने हिसाब से 1-2 क्वेश्चन, जितना भी आपको टाइम मिला। अब ये चीज़ मैं नहीं फिक्स कर पाऊंगा ना, ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई, वो चीज़ आप ही देखोगे कि आपके पास कितना टाइम मिल रहा है, कैसे टाइम मिल रहा है। और अगर आपको आंसर को लेकर के घबराहट हो रही है, तो जब तक आप नहीं लिखोगे तब तक वो घबराहट बनी रहेगी, बनी रहेगी, बनी रहेगी। उसका कोई इलाज नहीं है किसी भी डॉक्टर के पास, वो सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हो।
उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप करने जा रहे हो फिर डरने जा रहे हो। डरते रहिए, फिर एग्जाम करीब आ जाएगा, फिर से सिलेक्शन नहीं होगा, फिर से आप वैसे ही पड़े रह जाओगे, आपके दोस्त आगे बढ़ जाएंगे। और यहाँ पे एक चीज रिलेट करो ना यार, कि अगर आपका सिलेक्शन हो जा रहा है तो सिर्फ आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, आपकी आने वाली पीढ़ियां सुधर जाएंगी। मतलब सिलेक्शन आपका हो रहा है, फिर जो आने वाले बच्चे हैं वो क्या इंग्लिश मीडियम में जाके पढ़ेंगे? हमारे तो किसी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे जहाँ टीचर नहीं है, जहाँ बैठने के लिए चेयर नहीं है, फिर हमें हिंदी मीडियम की खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम से सिलेक्शन का, तो मेरा आप सबसे यही कहना है कि भैया आंसर राइटिंग कीजिए, आंसर राइटिंग कीजिए, आंसर राइटिंग कीजिए। यही एक चीज़ है जो आपको आईएएस बना सकती है। 1750 मार्क्स का होता है, ध्यान रखिएगा। इसमें से लाना है कितना आप लोग को? 1060 मार्क्स भी नहीं लाना है आपको, 960 मार्क्स लाना है। 1000 नंबर अगर आपका आ गया तो आपका क्या हो जाएगा इस पोस्ट पे। और अगर कहीं इतना आ गया ना 1060, तो समझ रहे हो टॉप, टॉप कर। आंसर राइटिंग को लेकर जो भी डर है, मैं कह रहा हूँ ना कि कुछ भी लिखो, बस लिखो। कोई क्वेश्चन उठाया आपने, आपको कुछ भी नहीं पता उसके बारे में, कुछ भी, एक पॉइंट भी नहीं पता, आप लिख दो, कुछ भी लिख दो, अपना नाम ही लिख दो कि यार ऐसे नहीं ऐसे रहेगा। कुछ भी बस लिखो यार। वो क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन कैसे होता है ना, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, जब आप इसको पढ़ोगे तभी आपको समझ आएगा कि पानीपत का तीसरा युद्ध की बात की जा रही है, यानी इसके पहले 2 और युद्ध हो चुके हैं। तो जब आप क्वेश्चन को तोड़ना शुरू करोगे तभी आपको ये चीज समझ आने वाली है। जैसे नीली क्रांति पूछ रहा है, और यहाँ पे ये भी कह रहा है कि परिभाषित कीजिए, तो पहले आपको नीली क्रांति की परिभाषा देनी है, उसके बाद बताना है कि भारत में मत्स्य पालन का क्षेत्र क्या है, इसके बारे में क्या समस्याएं आ रही हैं, इसके कैसे निपटा जा सकता है, ये सारी चीज तब बतानी। तो ये चीज आप रिलेट करिए, जब भी आप बैठिए क्वेश्चन लेकर के तो उसको लिखिए, चाहे गलत लिखिए चाहे सही लिखिए। अगर आपको लगता है कि आपने गंदा लिखा तो ठीक है, मत चेक कराइए, लेकिन आप उसको इंप्रूव कीजिए, डे बाय डे इंप्रूव कीजिए, आप देखिए। और जब आप क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं तो तुरंत आप उसको रिव्यू मत कीजिए। अगर आप स्टार्टिंग पेज में, अगर आप मजे हुए खिला रहे हैं तो आपकी बात नहीं की जा रही, जो स्टार्टिंग पेज में उसकी बात की जा रही है। जैसे मान लीजिए जो स्टार्टिंग पेज में उन्होंने 1 घंटा लगा करके एक आंसर लिखा, उसके तुरंत बाद आप उसको चेक करने बैठ गए, तब आपको उतना चीज समझ नहीं आएगी। आप थोड़ा सा टाइम लीजिए, 5-10 मिनट रेस्ट कीजिए। रेस्ट का मतलब ये है कि उस टाइम पे आप कुछ भी कीजिए, लेकिन आंसर चेक मत कीजिए। 5-10 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद आप आंसर चेक कीजिए, तब आपका दिमाग काम डाउन रहेगा, तब आपको लगेगा यार मैंने सही लिखा था या गलत लिखा था। तब आप खुद ही देखोगे ना कि ये पॉइंट ऊपर होना चाहिए था, ये पॉइंट नीचे होना चाहिए था, यहाँ पे मैं इस रिपोर्ट को डाल सकता था, इस इंडेक्स के बारे में बता सकता था मैं यहाँ पे इस आंसर में। वो सारी चीजें जो भी हैं, उसके अलावा जो क्रिएटिविटी है, मैप आ गया, टेबल आ गया, फ्लो चार्ट हो गए, ये सारी चीजें आप तभी कर पाओगे जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करोगे। उसका और कोई दूसरा तरीका है ही नहीं, प्रैक्टिस के अलावा और कोई तरीका नहीं है। मेरी बात देखिए ना, तो आप किसी टॉपर का वीडियो उठा के देख लो, मतलब किसी का भी कुछ भी देख लो, आप बड़े से बड़े टीचर का वीडियो देख लो, वो यही बताने वाले हैं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आंसर राइटिंग नहीं करोगे, उसका और कोई सोल्यूशन नहीं है। और अगर आप आंसर राइटिंग नहीं करते हैं तो आईएएस की तैयारी छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। 1750 नंबर है, यही कट ऑफ आपको डिसाइड करता है, यही आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है। मैंने आपको एग्जाम्पल लेके समझाया भी है। तो अब आपको करना क्या है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, आपके यहाँ किताब नहीं पहुंच रही, तो फिर ठीक है, डेली मैं 1 से 2 क्वेश्चन आपको अपडेट करता रहूंगा, आप उस पर लिखिए, नहीं चलेगी। आपका एक फैसला हजारों लोग की जिंदगी बदलने वाला है। और आप यहाँ बैठ के उम्मीद है कि मेंस पीओक्यू से जुड़े बहुत सारे सवालों के जवाब मैंने दे दिए हैं। अगर इसके अलावा आपको लगता है कि कोई सवाल रह गया तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर ईमेल पे बता सकते हैं कि ये सवाल था जिसको आपने कवर नहीं किया, या ये एस्पेक्ट था आपने कवर नहीं किया, इसके बारे में मुझे जानना है। तो आप चाहे ईमेल पे बता दीजिएगा, चाहे बता दीजिएगा। और फिर से मेरी एक सलाह वही है कि देखा 15 लोगों ने, लेकिन वोट किया है 6 लोगों ने, और ये 6 लोग हैं जो आगे जाने वाले हैं, जो प्री क्वालिफाई करने वाले हैं, मेंस क्वालिफाई करने वाले, और इंटरव्यू तक पहुंचने वाले, और इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर लेंगे अगर ठीक तरीके से आगे बढ़ते रहे। जो 3 सेकंड स्क्रीन टच नहीं कर पा रहे हैं, जबकि उनका कोई डेटा बाहर नहीं आने वाला, ना नाम, ना एज, ना उनका एड्रेस, ना मेल है कि फीमेल है, ये सारे मतलब कुछ भी उनका डिस्क्लोज नहीं होने वाला है, तब उन्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है। तो मेंस आंसर राइटिंग में जाके बैठेंगे, 1000 बच्चों के बीच में वो आंसर राइटिंग कैसे करेंगे? आप बताइए, वो खुद ही घबरा जाएंगे। तो ये लोग पहले ही कंपटीशन से बाहर। बहुत बहुत बुरी लग रही होगी ना मेरी बात, लगने दो। आज कोई सॉरी वॉरी नहीं बोलने वाला हूँ, बुरा लगे इसलिए मैं बोल ही रहा हूँ। जब तक बुरा नहीं लगता ना, जब तक कोई बात दिल पे नहीं लगती, तब तक बेस्ट ऑफ लक ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। उसके अलावा मेरे लायक कोई बात हो तो बताइए, जिसमें मैं आपकी क्वेश्चन में हमेशा रेडी हूँ। हाँ, कई बार रिप्लाई करने में थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो सबको पता है, जिंदगी है, काम रहता है, सारी चीज़। उसके अलावा अगर आपको ये लगता है कि कोई आस्पेक्ट रह गया, कोई सवाल रह गया आपका जिसको इसमें नहीं कवर किया गया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, या फिर ईमेल पे आप ईमेल कर सकते हैं कि आस्पेक्ट रह गया था, ये सवाल रह गया जिसको आपने कवर नहीं किया, मुझे ये जानना है, तो उस बारे में आपको बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू। यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो।